morning everyone. Today we will discuss about the Faraday law of electrolysis. क्या है ये फेराडे? फेराडे के नाम को तो आपने सुना ही होगा। फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किए, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के उसने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सब्सटेंस लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, मोल्टन सॉल्यूशन लिया या एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें इसने चार्ज पास करवाया यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो जितना ये चार्ज पास करवा रहा था उसमें और जितना कैथोड और एनोड के ऊपर जो सब्सटेंस जो वेट डिपॉजिट हो रहा था सब्सटेंस का या कोई गैस निकल रही थी उसके मास का इसने रिलेशनशिप लिया। इसने क्या फाइंड आउट किया कि एक ही सब्सटेंस के अंदर इसने अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की। तो इसने देखा कि जितना मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो क्या होगा, जितना ज़्यादा चार्ज पास कर रहा है उतना ही ज़्यादा मास डिपॉजिट होता जा रहा है। जैसे हमने क्या डाल रखा है, इसने मोल्टन NaCl लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। पहले इसने कम चार्ज पास करवाया तो वहाँ पर सोडियम का जो मास बना, सोडियम मेटल बना और क्लोरीन गैस जो बना उसका जो वॉल्यूम या मास बना वो कम बना। फिर इसने ज़्यादा चार्ज पास किया, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी या चार्ज इंक्रीज कर दिया तो मास ज़्यादा लिबरेट हो गया, ज़्यादा मास निकल गया। मतलब इसने क्या रिलेशनशिप, किस किस के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव की, जितना ये चार्ज पास कर रहा था उसमें और जो वेट डिपॉजिट हो रहा था इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड और एनोड के ऊपर जो वेट डिपॉजिट हो रहा था, तो जो सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट हो रहा था उसके बीच में और चार्ज के बीच में इसने रिलेशनशिप लगाई। तो इसने क्या फाइंड आउट किया कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड और चार्ज पास्ड। जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ही ज़्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसकी गैस भी फैराडे के एक्सपेरिमेंट से ही आई थी, क्योंकि फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया था कि चार्ज और मास के बीच में रिलेशनशिप है, क्योंकि जितना ये चार्ज ज़्यादा दे रहा था उतना ही मास ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा था। इसका मतलब इसने ये फाइंड आउट किया कि मैटर और चार्ज के बीच में रिलेशनशिप है। मैटर और चार्ज के बीच में रिलेशनशिप है, इसका मतलब मैटर के अंदर भी चार्ज पार्टिकल है। और मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसकी गैस फैराडे के एक्सपेरिमेंट से ही आई थी। फिर आगे आने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी इसके बिहाफ के ऊपर। बट एटम, डाल्टन ने तो एटम को इंडिविजुअल बोल दिया था ना कि एटम जो है वो सबसे छोटा है। तो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं यानी कि एटम भी क्या है, चार्ज पार्टिकल रखता है। मैटर के अंदर भी चार्ज है, क्योंकि मैटर और चार्ज के बीच में इसने रिलेशनशिप निकाली थी अपने एक्सपेरिमेंट से। तो हम यहाँ पे फैराडे के दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे सेकंड लॉ। पहले हम पढ़ेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही सिंपल सा है, इसने रिलेशनशिप निकाली है, वेट डिपॉजिट हो रहा है वो और जो ये जो चार्ज पास कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इसने क्या कहा, वेट डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास और अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ का मैं सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले रही हूँ, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, वेट डिपॉजिट, जो वेट डिपॉजिट हो रहा है कैथोड और एनोड के ऊपर वो है, और क्या है, चार्ज, चार्ज जो पास किया जा रहा है, जो चार्ज पास कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो वेट डिपॉजिट इन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास या चार्ज पास इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये है फैराडे के फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बहुत ही इजी सा है ये। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया इसने, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया Z और इसको बोला इसने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस कांस्टेंट को नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इस कांस्टेंट को नाम दिया। कई बार इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आ जाती है। चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम, करंट इनटू टाइम। चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। चार्ज अगर कूलम में होगा तो करंट जो होगा वो किस में होगा, एम्पियर में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। तो क्या की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हमें डिफाइन करना है।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 एम्पियर करंट पास करें, 1 एम्पियर करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 सेकंड के लिए पास करें, इसकी वैल्यू 1 ले ली, इसकी वैल्यू भी 1 ले ली, तो Z किसके इक्वल हो जाएगा? जो वेट डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्वल। तो Z क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द वेट डिपॉजिट, it is equal to the weight deposit by passing 1 ampere current for 1 second in electrolytic cell। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भर रखा है, उसमें अगर हम 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास करते हैं, उस टाइम जो वेट डिपॉजिट होगा उसी को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत आसान है। इट इज इक्वल टू द weight deposit at electrode by passing 1 ampere current for 1 second in electrolytic cell। अब एक बात बताओ, अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं, कभी हमने NaCl भर दिया, कभी कॉपर सल्फेट भर दिया, कभी हमने निकल सल्फेट भर दिया, और हर किसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास कर रहे हैं, तो क्या जो वेट डिपॉजिट होगा वो सेम होगा? अलग अलग आएगा ना वो तो। बट इसका मतलब जो Z की वैल्यू होती है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या आएगी? अलग अलग आएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल रखा है उसमें हम अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास कर रहे हैं तो वेट डिपॉजिट जो होगा वो इक्वल आएगा? इक्वल नहीं आएगा। यानी कि ये जो Z जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। कैसे डिफाइन करोगे? इट इज the weight deposit by passing 1 ampere current for 1 second in any electrolytic cell। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इन फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करेंगे। इसके लिए हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है, अगर हम एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंट दूसरे एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा और एक इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ही बनेगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमने A+B से P प्रोडक्ट बनाया, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा और इसका भी एक इक्विवेलेंट ही बनेगा। जबकि मोल में ऐसा नहीं है, मोल में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक मोल बनाएगा। बट इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, उसका एक इक्विवेलेंट ही बनेगा। ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। चाहे कितने भी रिएक्टेंट बने, कितने भी प्रोडक्ट बने, हर किसी रिएक्टेंट का एक एक इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करेगा और हर प्रोडक्ट का भी एक इक्विवेलेंट ही बनेगा। ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग अगर हम एक इक्विवेलेंट चार्ज दें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक इक्विवेलेंट चार्ज देंगे तो एक इक्विवेलेंट वेट ही डिपॉजिट होगा। बाय पासिंग 1 इक्विवेलेंट चार्ज 1 इक्विवेलेंट वेट इज डिपॉजिट। 1 इक्विवेलेंट चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 इक्विवेलेंट चार्ज पास करेंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो भी कितना होगा? 1 इक्विवेलेंट। अब हर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं ना। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई अगर करोगे तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 इक्विवेलेंट चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, 1 इक्विवेलेंट चार्ज देंगे तो 1 इक्विवेलेंट वेट ही डिपॉजिट होगा। जो वेट डिपॉजिट होगा वो कितना होगा? 1 इक्विवेलेंट। तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 1 इक्विवेलेंट चार्ज की कूलाम में कितनी वैल्यू होती है, कूलाम में कितना होता है 1 इक्विवेलेंट चार्ज। अब इक्विवेलेंट और मोल के बीच में रिलेशनशिप होते हैं। इक्विवेलेंट जो होते हैं वो वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल होती है, ये रिलेशनशिप होती है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल। किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट क्या होंगे? उसके वैलेंसी फैक्टर और मोल के मल्टीप्लाई के इक्वल होंगे। अब जो एक इक्विवेलेंट चार्ज होगा वो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा,
एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो 1 इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हमने इलेक्ट्रॉन लिया एक इक्विवेलेंट और वैलेंसी फैक्टर लिया इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर क्या लिया हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितने ले रखे हैं? 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। 1 इक्विवेलेंट चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वही 1 इक्विवेलेंट चार्ज कहलाएगा। तो अब एक इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, वो उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे? वैलेंसी फैक्टर इनटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या होगा? 1। जो चार्ज होता है वही क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। चार्ज ही वैलेंसी फैक्टर होगा। तो 1 इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वही 1 इक्विवेलेंट चार्ज है। इसको मैं वैलेंसी फैक्टर इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दूं। इसकी वैल्यू क्या है? 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन 1 मोल के इक्वल ही होंगे क्योंकि वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 है। तो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और एक इक्विवेलेंट चार्ज क्या होता है? एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा? 1 इक्विवेलेंट चार्ज। समझ गए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 इक्विवेलेंट चार्ज है, और 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है क्योंकि वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 इक्विवेलेंट चार्ज है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1। तो 1 इक्विवेलेंट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 6.022 10⁻23 को 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे तुम, तो तुम्हारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 इक्विवेलेंट चार्ज कहलाता है। तो एक इक्विवेलेंट चार्ज अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को दोगे एक इक्विवेलेंट चार्ज, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। ये रिजल्ट है हमारे पास। तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी 96500 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 96500 कूलम होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 1 इक्विवेलेंट चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ गया? 96500 कूलम। और इसी को फैराडे ने क्या नेम दिया? 1 फैराडे चार्ज। सो 1 फैराडे चार्ज, फैराडे काफी बड़ी यूनिट है, 96,500 कूलम 1 फैराडे के इक्वल है। तो 1 फैराडे चार्ज जो होता है वो 96500 कूलम के इक्वल होता है, और 96500 कूलम जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या आप ये भी कह सकते हो कि 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के अंदर 1 फैराडे या 96,500 कूलम चार्ज पास करेंगे, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के, जो भी सब्सटेंस डाल रखा हमने उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट डिपॉजिट हो जाएगा। इसी से हमारे फैराडे सेकंड लॉ की डेफिनेशन भी आ जाएगी, जिसको हम थोड़ा बाद में लेंगे।
तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ। केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या है, इफ वी पास द वन इक्विवेलेंट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रोलाइट देन वेट डिपॉजिट इज इक्वल टू वन इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करोगे तो एक इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब हमने एक इक्विवेलेंट चार्ज को निकाला, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वन इक्विवेलेंट चार्ज होता है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं वो वैलेंसी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर है 1, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द चार्ज वन इक्विवेलेंट चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 × 10⁻19 कूलम। तो 6.02 × 10⁻23 को हमने 1.602 × 10⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास चार्ज एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, 96500 कूलम। इसी को हम 1 फैराडे चार्ज भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक फैराडे चार्ज 96500 कूलम चार्ज पास करेंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। इस रिजल्ट को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो क्या की वैल्यू हम कितनी ले लें, 96500 कूलम, 96,500 कूलम। एक इक्विवेलेंट चार्ज 96500 कूलम या 1 फैराडे पुट कर दें तो जो वेट डिपॉजिट होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हो, इक्विवेलेंट मास। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ई से। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई किया, अगर हम एक इक्विवेलेंट चार्ज यानी कि अभी बताया था मैंने इक्विवेलेंट चार्ज क्या होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि वैल्यू आएगी 96500 कूलम। अगर हम चार्ज की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 96500 कूलम पुट कर दें तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या की वैल्यू हम पुट करें 96500 तो W क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, तो Z इंटू 96500 कूलम। यहाँ से Z की वैल्यू आ गई हमारे पास, Z क्या हो जाएगा, E/96500। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये जो कांस्टेंट इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग आएगी क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर कंपाउंड है तो मोलर मास और अगर एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब अलग अलग सब्सटेंस का एटॉमिक मास वैलेंसी फैक्टर अलग अलग है तो इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा। तो इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होगा तो Z की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो क्या रिजल्ट निकाला हमने, अगर हम 96500 कूलम यानी कि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, 96,500 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। या ये कह लो कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। जैसे अन्य पॉजिटिव आयन है, अब हमारे पास 1 मोल अन्य पॉजिटिव आयन को 1 मोल सोडियम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। 1 सोडियम आयन को 1 इलेक्ट्रॉन, 1 सोडियम एटम बनेगा। 1 मोल सोडियम आयन, मोल का मोल के साथ रिलेशनशिप कर लेते हैं। 1 मोल सोडियम आयन को 1 मोल सोडियम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कितना चार्ज आएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज देना पड़ेगा, 96,500 कूलम। बोल सकते हो ना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने मोल्टन NaCl भर रखा है और वहां पर हमें सोडियम चाहिए 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम या 23 ग्राम 23 ग्राम सोडियम ऑब्टेन करना है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है कि मोल्टन NaCl भरा है तो वहां पर सोडियम अन्य पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है और अन्य पॉजिटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेके एक सोडियम एटम बनाता है तो 1 मोल अन्य पॉजिटिव आयन जो होगा वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल सोडियम बनाएगा। 1 मोल सोडियम का ही मास कितना होगा, उसकी एटॉमिक मास 23 ग्राम के इक्वल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, 96500 कूलम चार्ज देना पड़ेगा।
बिल्कुल यूनिटरी मेथड से आप फैराडे के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही इजी है उनको यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, और ये जो मैं आपको डिफरेंट फॉर्मूले ड्राइव कर रही हूँ इससे भी सोल्व कर सकते हो। आपको क्या बात याद रखनी है कि जो भी आपको कैथोड के ऊपर रिडक्शन या एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें नेट इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट सही से पता होने चाहिए कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 96500 कूलम या 1 फैराडे कहलाएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर। तो हमने यहाँ पर Z की वैल्यू निकाल ली। Z की वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, तो ये डिफरेंट आएगी। अब इसी वैल्यू को Z की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो Z की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास W इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन 96500 इंटू क्याउ। क्याउ को मैं और क्या लिख सकती हूँ, 96500 इंटू आई इंटू टी भी लिख सकते हैं। चार्ज जो होता है वो करंट इंटू टाइम के इक्वल भी होता है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। किसी भी सब्सटेंस का अगर इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, आपको करंट और टाइम का पता है 9650, तो वेट डिपॉजिट आप निकाल सकते हो। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसी रिजल्ट को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, मोल के रूप में भी निकाल सकते हैं अगर हमें मोल निकालने हो। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है, या फिर अगर हमारे पास दिया हुआ कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो मोलर वेट मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एक नंबर इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू पुट कर देते हैं, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। ध्यान रखिए अगर एलिमेंट है तो ये एटॉमिक मास है और कंपाउंड है तो ये क्या है, मोलर मास है। तो इक्विवेलेंट मास की जगह मैंने पुट कर दिया मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू आई इंटू 2 अपॉन 96500। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रही हूँ, मैं इस मोलर मास को इधर ले आती हूँ तो ये फॉर्मूला बन गया W अपॉन m इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। गिवन मास अपॉन मोलर मास ये क्या होता है, मोल होता है। तो यहाँ से मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सब्सटेंस को अगर मोल की टर्म में पूछा है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और मास पूछा है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मोल, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल। तो हम लिख सकते हैं कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, आई इंटू टी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500, ये आ जाएगा मोल निकालने का फॉर्मूला। तो ये थे हमारे पास फैराडे के फर्स्ट लॉ के डिफरेंट फॉर्मूलेज। एक बार दोबारा से देख लो क्या कह रहा है फैराडे का फर्स्ट लॉ, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वेट उतना ही डिपॉजिट होगा जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे तो ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हमने कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्याउ को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करेंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिर हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई किया इसके ऊपर। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर हम एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करें किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। फिर एक इक्विवेलेंट जो चार्ज होता है वो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इक्विवेलेंट चार्ज जो हो, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो हमने कितना निकाला, 96500 कूलम या 1 फैराडे। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्या होता है, 96500 कूलम और 1 फैराडे। अगर किसी प्रोसेस के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो चाहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो या लॉस, हमें इन्वॉल्वमेंट देखनी है। इसका मतलब कितना चार्ज देना पड़ेगा, 96500 कूलम। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो वहां पर क्या होगा, किसी प्रोसेस में 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 9500 कूलम चार्ज देना पड़ेगा उसको 1 मोल सब्सटेंस एक मोल या एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट करवाने के लिए। और अगर हमारे पास गैल्वेनिक सेल है तो गैल्वेनिक सेल में अगर हमारे पास किसी भी प्रोसेस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो वो कितना चार्ज प्रोड्यूस कर देगी सेल, 96500। वहां चार्ज प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, देना पड़ेगा।
तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से हमने निकाल लिया। तो अगर 96,500 कूलम चार्ज हम पास करेंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट के बराबर लिख लेंगे ना। अगर हम चार्ज की वैल्यू 96,500 कूलम पुट कर दें तो W जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो इसी से हमने क्या किया, W की जगह हमने इक्विवेलेंट वेट पुट कर दिया और क्या की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 96,500 कूलम। तो हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया था, Z की वैल्यू आ गई थी हमारे पास E/96,500 कूलम, ये आ गई थी हमारे पास Z की वैल्यू। इस Z की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, Z की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था। ये फॉर्मूला कह लो या ये कह लो, क्या को हमने यहाँ पर I/T में पुट कर रखा है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट निकाल सकते हैं अगर हमें इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता है तो। इसी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट को हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मैंने इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख दिया, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास से क्या बन गए, मोल। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, I/T अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू 96,500 कूलम। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिल्कुल आसान है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, इसको चलो हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, काफी लंबी चली जाएगी वीडियो। अभी तुम फैराडे के फर्स्ट लॉ के भी आपके ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो जो तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं। कल मैं भी तुमको एक PDF सेंड कर दूंगी फैराडे के न्यूमेरिकल्स की, सारे न्यूमेरिकल यहीं से हो जाएंगे जितने रिजल्ट मैंने तुम्हें बताए।